नारियल की मिठाई बनाने वाली सास बहू। गोपाल नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। इतने में नदी का भारी सैलाब ऐसा आता है कि उसे अपने अंदर समा लेता है। गोपाल तैरकर बाहर आने की कोशिश करता है, पर दम घुटने की वजह से वो मर जाता है। तभी कुछ लोगों को उसकी लाश की पहचान हो जाती है और दीपाली और मीनाक्षी के पास ले जाते हैं। अपने बेटे की लाश देखकर मीनाक्षी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने मुझसे मेरे पति को तो छीन लिया था, अब मेरे बेटे को क्यों छीन लिया? हमारा सहारा था वो, अब घर को कौन चलाएगा? माँ जी, ये जरूर मुझसे मजाक कर रहे हैं। ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इनसे बोलिए कि ये उठे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तभी दीपाली अपने पति की लाश को हिलाकर उठाने की कोशिश करती है, पर वो लाश कुछ कहाँ कह सकती थी। तभी रोते हुए मीनाक्षी कहती है, बहू, अब ये गया हमें छोड़कर, अब ये कभी नहीं उठेगा और ना हमसे बात करेगा। नहीं नहीं माँ जी, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने मुझसे वादा किया था, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। भूल गए अपना वादा गोपाल आप? अब मैं कैसे जीऊंगी इनके बिना? बहू, शांत हो जा, हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने जिसकी जितनी आयु लिखी थी उसे उतनी ही मिलती है। गोपाल वापस आ जाओ ना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बिरजू बेटा, ये ऐसे ही रोती रहेगी। जाओ, तुम अंतिम संस्कार की विधि शुरू करो। कुछ ही देर में गोपाल का अंतिम संस्कार हो जाता है। सास बहू बहुत परेशानी में थे। खाने पीने का उन्हें बिल्कुल होश नहीं था। कुछ दिन बीतते हैं। बचे हुए पैसों से वो अपना घर बार तो चला लेती हैं। तभी दीपाली कहती है, माँ जी, वो तो हमें छोड़कर गए, लेकिन अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। गोपाल जी तो अब है नहीं। तेरे मुंह से ये बात सुनकर अच्छा लगा मुझे। बहू, मुझे तो लगा था कि तू अभी तक सदमे में ही है, पर तूने आगे की सोची तो सही। खैर, हम छोटी सी दुकान खोल लेते हैं किसी चीज की, तभी हम घर का राशन पानी उठा पाएंगे। पर माँ जी, ऐसा क्या काम करेंगे हम दोनों जो मिलकर कर पाएं? ऐसा करते हैं बहू, हम मिठाइयों की दुकान खोल लेते हैं। तुझे मिठाई बनानी आती है ना? अगर माँ जी, हम मिठाई की दुकान खोलने के लिए पैसे और सामान नहीं जुटा पाए तो हमें दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा। सो तो है। 4 दिन बीत जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सास बहू मिठाई की दुकान खोलने में सक्षम हो पाएंगे? क्या वो मिठाई का सामान जुटा पाएंगे, या दूसरों के घर जाकर उन्हें झाड़ू पोछा ही करना पड़ेगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दीपाली बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। इतने में उसे अपने चाचा जी का नारियल का बाग दिखाई देता है। उनके पास जाकर वो कहती है, प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? बेटा, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? गोपाल जी के जाने के बाद कैसी होंगी चाचा जी? अब तो यही सोच रही हूँ कि घर का खर्चा भी चला लूं, कैसे भी हो, या कोई काम मिल जाए। ये तो है बेटा। आइडिया, क्यों ना मैं चाचा जी के नारियल को लेकर ही नारियल की बर्फी बनाकर बेचूं। इससे जो थोड़ा प्रॉफिट होगा वो मैं चाचा जी को नारियल के पैसे में चुका दूंगी। नारियल को देखकर क्या सोच रही हो बेटी? चाचा जी, एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे अपने खेत के थोड़े बहुत नारियल दे सकते हैं? मैं इनसे बर्फी बनाकर बेचना चाहती हूँ। अरे बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है। अगर थोड़ी बहुत नारियल देकर मैं तेरी मदद कर सकता हूँ तो यही सही। पर चाचा जी, आप फिक्र ना करें, जैसे ही मुझ पर पैसे आ जाएंगे तो मैं आपके नारियलों का पैसा चुका दूंगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ये ले, अभी ले जा। ये कहकर सतबीर उसे 7-8 नारियल दे देता है, जिसके बाद उसे छीलकर सास बहू गुड़, दूध, मेवे, खोआ आदि के साथ कढ़ाई में डालकर बहुत देर तक पकाती हैं। कुछ घंटों के बाद जब वो तैयार हो जाती है तो सास बहू एक बड़े से परात में उस मिश्रण को निकाल लेती हैं। फिर ठंडा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हैं। जिसके बाद नारियल का मिश्रण बच जाता है तो वो नारियल का खुदरा डालकर उसे लड्डू के रूप में बना लेती हैं।
और फिर कहती हैं, माँ जी देखिए ना, हम तो सिर्फ नारियल की बर्फी बना रहे थे, लेकिन नारियल का बुरादा बचने से हमने नारियल के लड्डू भी बना लिए हैं। हाँ बहू, ये तो तूने ठीक कहा। अब कल से हम इसे बेचेंगे। आज का पूरा दिन तो मिठाई बनाने में ही चला गया। ठीक है माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, मैंने ढककर खाना लगाती हूँ। मीनाक्षी हाथ मुंह धोने चली जाती है और बहू खाना लगा देती है। तब दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन दोनों ठेले पर अपनी नारियल की मिठाइयाँ लगा लेते हैं और चौराहे पर जाकर बेचने लगते हैं। आइए आइए, ताज़ी मिठाइयाँ खाइए, नारियल मेवे और गाढ़े दूध से खोया से बनी बर्फी खाइए। ऐसी बर्फी आपने कभी नहीं खाई होगी। आइए आइए लीजिए। जी बिल्कुल, सोचिए मत, सस्ती दरों पर नारियल की बर्फी खाइए। इससे आपके बच्चे होंगे स्वस्थ, आएगी उन्हें ताकत। तो आइए खाइए और ले जाइए। आंटी, आंटी, नारियल की मिठाई कितने की है? बेटा कोई सी भी खा लो, सिर्फ 10 रुपए की एक है। लेकिन मेरे पास 5 रुपए ही हैं। अब मैं नहीं ले पाऊंगा नारियल की मिठाई। निराश मत हो तुम, मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए तुम्हें 5 रुपए में देती हूँ। ये लो खाओ और बताओ कैसी बनी है। आहा, यम। आंटी, ये तो बहुत मस्त जैसी बर्फी है, मुझे तो बहुत पसंद है। मम्मी से मैंने कब से बोला था, पर उन्होंने नहीं बनाया। अब तो मैं रोज आपसे ही खा कर जाऊंगा। जरूर जरूर बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बड़े प्यारे हो लड्डू जैसे। अरे आंटी, मैं लड्डू जैसा हूँ, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने नाम भी लड्डू रख दिया, क्योंकि मैं वैसा दिखता हूँ। अरे वाह, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। ये लो मेरी तरफ से नारियल का एक लड्डू। शुक्रिया आंटी, कल मैं फिर से आऊंगा आपकी दुकान पर। अम्मा जी, मुझे नारियल की मिठाई के दोनों 2-2 पीस दे दो। ये लो बेटा, 40 रुपए हो गए। सुनिए, जरा मुझे भी 2 मिठाई के पीस दे दो। ये लीजिए भाई साहब। वैसे भाई साहब कैसी बनी है ये भी बता दीजिएगा, तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। अरे वाह, आपकी मिठाई तो बहुत अच्छी है। इसमें खोया, काजू, बादाम है और शायद आपने मिठाई के लिए गुड़ का प्रयोग किया है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। तभी तो इसकी मिठास में और 4 चांद लग गए। बहुत अच्छी बनाई है। ऐसा करिए, 5-5 दोनों के पीस भर दीजिए, मैं अपनी बीवी को खिलाऊंगा। जरूर जरूर। इस तरह सास बहू की नारियल की मिठाई खाने सभी लोग आ जाते हैं और जो एक बार आता है वो दोबारा भी आता है और काफी तादाद में मिठाई ले जाता है। 3 हफ्ते बीत जाते हैं। उनके मिठाइयों की काफी चर्चा होने लगती है। तभी विदुर नाम का एक मोटा आदमी नारियल की मिठाई बनाकर उनके ठेले के सामने ही बेचने लगता है, जिससे उनके ग्राहक कम हो जाते हैं और उसके पास खाने के लिए जाते हैं। आइए, नारियल की ताज़ा दूध वाली मेवे की मिठाई खाइए, सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए। जल्दी आइए, कहीं खत्म ना हो जाए। अरे देखो देखो, वो आदमी तो 5 रुपए की नारियल की बर्फी दे रहा है। अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन सास बहू से ज्यादा सस्ती तो ये दे रहा है। चलो यहाँ से ही लेते हैं। अरे माँ जी, उस आदमी ने हमारी तरह ही नारियल की मिठाई लगा ली है, और वो भी सस्ती दर पर। हमारे पास कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? हाँ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इससे तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। सास बहू गहरे चिंतन में चले गए थे। वहीं वो लोग विदुर के पास आकर उसकी मिठाई चख रहे थे। खाते ही दोनों लड़के और औरत मुंह से मिठाई निकालकर कहती हैं, हाय हाय, छी छी छी, ये नारियल की बर्फी है, ये रबड़ की बर्फी जैसे खिंच रही है। ऐसा क्या डालकर लाए हो? कभी बनाई भी है नारियल की मिठाई? छी, अरे इन्होंने तो मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। इसलिए आप सस्ती दे रहे थे, क्योंकि इसमें फटे हुए दूध का इस्तेमाल किया है। अरे चलो भैया, 10 रुपए का ही सही, पर खाएंगे उन्हीं सास बहू की नारियल की मिठाई। चलो उन सास बहू के पास खाते हैं। अरे अरे रुकिए, सुनिए, आपको धोखा हुआ है। अरे मेरी मिठाई बहुत अच्छी है, मैंने इसे अच्छे मेवे डालकर बनाया है। अरे नहीं नहीं, अपने स्वास्थ्य के साथ खेलना नहीं है हमें। उनकी मिठाई खाकर ताकत मिलती है और आपकी मिठाई खाकर तो तबीयत बिगड़ जाएगी। आपको बनाना ही नहीं आता। तभी वो सारे लोग वापस सास बहू के नारियल की मिठाई खाने जाते हैं और ग्राहक को अपने पास वापस आता देखकर सास बहू प्रफुल्लित होकर उन्हें अपनी मिठाई खिलाते हैं। वक्त बीतता है, देखते ही देखते उनकी मिठाई की दुकान चल पड़ती है और वो एक बड़ी नारियल की दुकान खोलते हैं, जिसके बाद नारियल से अनेक मिठाई बनाकर बेचते हैं और दोनों सास बहू एक कुशल जीवन जीती हैं। कचौड़ी बेचने वाली सास बहू की सफलता।
श्यामली गांव में रहने वाली कंचन और फूलवती सास बहू की जोड़ी घरेलू तौर पर कचौड़ियां बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह बहू, तेरे हाथों की तली सारी कचौड़ियाँ कैसे गुब्बारे के जैसे फूल रही है। माँ जी, कचौड़ियाँ जितनी अच्छी बनेंगी बिक्री उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगा कचौड़ियों का उत्पादन। ले बहू, मैंने आलू काट धोकर रख दिए हैं, भंडारा आलू तैयार कर दे। कंचन कचौड़ियां तलने के बाद सब्जी तैयार करती है। दोपहर होने को आ गई है, अब तक कोई भी कचौड़ी खाने नहीं आया। अरे बहू, अपने गांव के भीतर गिने चुने संख्या में तो लोग हैं, हो सकता है देरी में आए। कुछ देर बाद, अब फूलवती भौजाई, अरे कहाँ हो? अरे एक साथ कहाँ ओझल हो गई सास बहू की टोली? शंभू चाचा, आप? बहुरिया, जरा जल्दी से 4 कचौड़ियां और एक कटोरी चटपटी भंडारा आलू की सब्जी दे दे। क्यों शंभू, सवेरे से कहाँ लापता थे? अरे पूछो मत भौजाई, सवेरे से खेत की बनिहारी में लगा पड़ा था। अब वो तो गनीमत है कि इस गांव में तुम दोनों सास बहू ने घर में ही कचौड़ी बेचने का धंधा खोला हुआ है, वरना हम जैसे बिना लुगाई वाले लोग धूप से जलकर मरकर चूल्हा झोंकते हैं। वो सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार से खुशहाल थीं। बहू, कितना भला है ना कि हम घर की देखरेख के साथ इन कचौड़ियों से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। सो तो है माँ जी, हम थोड़े में भी खुश हैं। कचौड़ियां बेचकर दोनों सास बहू इतना जोड़ लेती थीं, जिससे घर का गुजर बसर साधारण तौर पर चल सके। मगर एक सवेरे काला पूछ पहने हुए एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए सुनिए जरा, रूपम चौधरी या उनकी पत्नी को बुला दीजिए। कहो बाबू साहब, मैं ही उनकी धर्मपत्नी हूँ। जी, क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? कहिए साहब, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं कोर्ट की तरफ से आपको कुछ विशेष जानकारियां देने आया हूँ। आपके पति रूपम चौधरी और उनके सुपुत्र जगदीश चौधरी ने कुछ समय पहले ये घर गिरवी रखकर भारी मात्रा में कर्जा लिया था और उन्होंने समय से पैसा चुकता नहीं किया। इसलिए जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसे दिए थे, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह मुद्दा अब उच्च न्यायालय तक पेश हो चुका है। इसलिए यह घर पूरी तौर पर न्यायालय के जब्तीकरण में होगा। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में आंसू डबडबा पड़ते हैं। देखिए वकील साहब, आपके नजरिए से ये घर ईंट पत्थर का है, मगर हमारी लाखों याद इस घर से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको ये घर खाली करना होगा। मगर वकील साहब, उससे पहले हमें कोर्ट की तरफ से कुछ मोहलत तो मिलेगी। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार इस घर पर अपना दावा करेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। उस वकील के जाने के बाद फूलवती कहती है, बहू, इतने कम मोहलत में हम घर को कैसे छुड़ा पाएंगे? इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से अदा करेंगे? माँ जी, विश्वास से भरी औरत चाहे तो अपने बुलंद हौसले से पर्वत भी हिला सकती है। अब हमें घर की दहलीज से बाहर कदम रखना होगा और अपने कचौड़ियों के कारोबार को सिर्फ इस गांव के सीमा में रहकर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव हॉल तक छाना होगा। दोनों सारी जमा पूंजी की जोड़ती करने लगती हैं। बहू, पाई पाई जोड़कर भी कचौड़ी के कारोबार के खातिर कम है। माँ जी, हाल फिलहाल के खातिर एक पुराना ठेला और एक स्टोव खरीद लेते हैं। बाकी हांडी बर्तन इत्यादि तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दोनों सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर सारा इंतजाम करती हैं। माँ अन्नपूर्णा, आज आपका नाम लेकर हम सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ, हमें सफलता देना। दोनों गांव देहात घूमती हुई कचौड़ियां बेचने की खातिर ऊंचे स्वर में आवाज लगाती हैं। कचौड़ियाँ खा लो, गर्मा गर्म फूली फूली स्वादिष्ट कचौड़ी खा लो। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा। ग्राहक अक्सर वहीं जमावाड़ा लगाते हैं जहां उन्हें कुछ मुफ्त मिले। पेश है गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ तीखी चटपटी आलू भंडारा सब्जी, एकदम मुफ्त। खुशबू से मात कर कुछ लोग उनके ठेले के पास आते हैं। अरे ओ ठेले वाले, जरा चखाना तो अपनी कचौड़ियाँ। कंचन झटपट हाथ चलाकर उस युवक को कचौड़ी और सब्जी परोस देती है। अरे वाह,
भाई तुम्हारी इन कचौड़ियों का स्वाद तो लाजवाब है। हाँ, मुंह से छूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर जैसे ही शाम होने को आती है, दोनों सास बहू ठेले को बढ़ाने लगती हैं। माँ जी, हमें जल्दी से अपनी कचौड़ी के ठेले को लेकर बाजार में पहुँचना होगा, क्योंकि शाम की बेला में गांव देहात के लोग बाजार में खाने निकलते हैं। वो बाजार के एक खाली नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती हैं। तभी सास बहू की कचौड़ी की खुशबू से लुभाते हुए लोग मानो उनके ठेले पर जमा हो जाते हैं। अरे ओ काकी, जल्दी से हमका ही कचौड़ी चखा दो। राबड़ी गपागप अनेकों कचौड़ी को खाने लगती है। वाह, क्या स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं। और ये भंडारा आलू तो इन कचौड़ी के शान में एकदम मेल खा रहा है। पहले ही दिन सास बहू की कचौड़ियों की लूटपाट मच जाती है। भरोसा ही नहीं हो रहा कि पहले दिन के भीतर ही सारी कचौड़ी बिक जाएंगी और हमें इतनी कमाई होगी। कल से हमें अपनी कचौड़ी का उत्पादन दुगना करना होगा बहू। अगली भोर दोबारा से वो कचौड़ी तैयार करके उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। अब किस्मत उनका भरसक साथ देती है, जिससे उनकी कचौड़ी का ठेला धावक की तरह दौड़ पड़ा था। 1 महीने बाद दिन रात कचौड़ियाँ बेचकर भी अभी तक सिर्फ इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं। बहू, ये तो फिरौती की आधी रकम भी नहीं है, हमको कुछ बड़ा करना होगा। माँ जी, एक तरकीब है जिससे कि हम आने वाले 2 महीनों में कोर्ट के पैसे चुका सकते हैं। हमें अपनी कचौड़ियों की श्रेणी में कुछ और जोड़ना होगा। जैसे कि बहू? माँ जी सोचिए, जब हम सादी कचौड़ी और सब्जी बेचकर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो अगर हम अपनी कचौड़ी के ठेले में राज कचौड़ी, दही कचौड़ी, दाल कचौड़ी, मोठ कचौड़ी भी शामिल कर लें तो? वैसे ये सारी कचौड़ियाँ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों सास बहू भिन्न भिन्न प्रकार की कचौड़ी बनाकर बाजार में आती हैं। भाई और बंधुओं, पेश है सास बहू की गरम ठंडी कचौड़ी का तड़का, जिसमें शामिल है राज कचौड़ी, मोठ कचौड़ी, दही कचौड़ी मात्र 10 रुपए में। अरे वाह, आज तो तुम्हारे ठेले पर दर्जनों कचौड़ियों की वैरायटी है। सभी में से चखा दो। अरे मुझे जल्दी से 1 प्लेट राज कचौड़ी बना कर देना। मुझे ढेर सारी दही कचौड़ी। सास बहू लोगों की फरमाइश पर उन्हें कचौड़ी खिलाने में जुट जाती हैं। जहां उनकी कचौड़ी का ठेला खत्म होता है, वहीं उनके पैसे की पोटली भरती जाती है। अब पूरे बाजार में उनकी बनाई कचौड़ी को भारी मात्रा में पहचान मिलती है। लोग उनकी कचौड़ी की सराहना करते हैं। अरे सचमुच आपकी ये बनाई कचौड़ियाँ एक से बढ़कर एक हैं। मैं अपने घर के जश्न में आप दोनों सास बहू की कचौड़ी जरूर शामिल करूंगी, क्योंकि इन कचौड़ी के बिना जश्न फीका रह जाएगा। सास बहू की कचौड़ी को लोगों के द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन के साथ शादी पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई शुरुआती दिनों से 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है। 2 महीने बाद पैसे का इंतजाम कर लिया। दोनों उसी पल पैसे लेकर अदालत पहुंचती हैं। ये रहे आपके पैसे। आज से आपका हमारे घर पर 1 पैसे का भी अधिकार नहीं। इतनी बड़ी राशि इतने कम वक्त में कैसे की आपने? मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप उस दिन नहीं आए होते तो हम सास बहू को अपने हाथों की कलाबाजी की पहचान ही नहीं होती। अपने घर को बचाने के खातिर हमने कचौड़ियाँ बेची और हम सास बहू को उससे बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आपको जाता है। क्योंकि अगर आप हमें उस दिन चिंता देकर नहीं जाते तो आज हम भी उन्हीं 4 दीवारी में रहकर कचौड़ी बेचते रहते। इन सास बहू की सफलता देख वकील हक्का बक्का रह जाता है और सास बहू की कचौड़ी के कारोबार से न सिर्फ उनके पुराने घर का सफर पक्के मकान, बल्कि कचौड़ी का ठेला दुकान में बदल जाता है। बारिश में बहू का ढाबा। जिला बनारस में स्थापित प्रख्यात मंदिरों में प्रतिदिन अनेकों श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ होती थी। वहां से थोड़ी कोस की दूरी पर सास बहू भोग नाम से एक मशहूर ढाबा था, जिसे रुचिका और मंदा नाम की 2 सास बहू चलाया करती थी। उनके ढाबे पर प्रतिदिन 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 10 किलो दाल और कट्टे भरकर सब्जियों की खपत हुआ करती थी। ढाबे पर लंबी चौड़ी कतार में खड़े लोग टेबल खाली होने की राह देख रहे थे। अरे मंगलू, ससुरे तू ये हमके कौन से ढाबे पर उठा लाया? कितना भीड़ भड़का है यहाँ। अरे एक बार इस ढाबे का खाने का चटकारा लगाकर देख, हम मजा आ जाएगा। दोनों सास बहू मिलकर ढाबा संभाल रही थीं। जहां एक और रुचिका झटपट सब्जी काट रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदा भट्टी की तपिश झेलकर रोटी सेक रही थी।
टेबल खाली होते ही रूपम और मंगल फट से वहाँ पसर जाते हैं। तभी रुचिका कहती है, सास बहू भोग ढाबे पर आपका स्वागत है। आपके खाने के लिए क्या लेकर आऊं? मोहतरमा पूछत तो ऐसा रही हो जैसे 56 भोग की वैरायटी हो ढाबे के खाने में। वैसे क्या मौजूद है खाने में? कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, वेज बिरयानी, तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, सोयाबीन चाप, पकौड़े, पुलाव, छाछ। ढाबे पर मौजूद वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी सुनकर रूपम के तोते उड़ जाते हैं। अरे दादा ससुरा, हम तो कंफ्यूजी आ गए, का खाएं का ना खाएं। ये पहली दफा ढाबे पर आया है बहन जी, बड़ी थाल ले आओ, हम दोनों यारों का पेट तो उसी में टनाटन हो जाएगा। रुचिका ढाबे की सभी वैरायटी से थाली सजाकर टेबल पर परोसती है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं। अरे वाह, का गजब का खाना है। इका स्वाद तो बांके बिहारी के मिष्ठानों से भी उत्तम है। मजा आ गवा। वैसे ये थाली कितने की पड़ी? अरे भाई, ये थाली मात्र 50 रुपए की है मेरे भाई। क्या बात करत है, इतना सस्ता? हम तो एक ही बात पर चौके की, ई बूढ़ी मावरी औरत बिना कोई मजदूर के इतना लाजवाब खाना इतनी ज्यादा मात्रा में कैसन बनावत है। इस ढाबे को खुले 50 बरस हो चुके हैं। अब तो इन सास बहू को नमक मिर्च के स्वाद का भरपूर अंदाजा हो गया है। एकदम नपातुला हाथ है इनका भैया। इस ढाबे से इन्होंने वो सब हासिल किया है जो एक सरकारी नौकर भी नहीं कर सकता है। अरे आपन धंधा कोनों की चाकरी करे से लाख बेहतर है। खाने का मोल चुकता करके दोनों दोस्त ढाबे से विदा लेते हैं। समय का चक्र यूं ही घूमता रहता है। सास बहू का ढाबा बखूबी चल रहा था। तभी रुचिका की निगाह दीवार पर टंगी घड़ी की सरकती सुइयों पर जा रुकती है। माँ जी, 10 बजने को है, ढाबा बंद करने का समय हो चुका है। दोनों सास बहू ढाबे का सामान समेटकर रास्ते में चलती हुई पुरानी स्मृतियों में खो जाती हैं। बहू, जब भी मेरी नजर ढाबे के बोर्ड पर पड़ती है, मेरा सीना फूले नहीं समाता। मुझे आज भी वो दुखद मंजर भली तरह याद है। रुचिका और संतोष का विवाह पारिवारिक रजामंदी से मुकम्मिल हुआ था। घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं था। संतोष एक बड़े कारखाने में मुनीम का काम करता था। मालिक उसके काम से बेहद खुश था। वो उसे बढ़ चढ़कर पगार देता था। शाबाश संतोष, एक तेरे ही काम से तो मुझे संतोष मिलता है। ये ले तेरी महीने भर की पगार। उस रोज संतोष खुश मन से घर लौट कर आता है। क्या बात है मेरे लाल, आज तू बड़ा चहक रहा है। माँ, मेरे मालिक ने मेरी पगार बढ़ा दी। अजी, वो यूं ही थोड़ी आप पर मेहरबान है। वो भली भांति जानते हैं कि उनका कारखाना मुख्य तौर से आपके द्वारा चलता है। मैं तो कहती हूँ आप अब अपने खुद के कपड़ों की मिल खोल लीजिए। ईश्वर की दया से इस घड़ी पैसे भी हैं और आपको अच्छा खासा तजुर्बा भी है। संतोष तमाम पैसे लगाकर कपड़ों की मिल खोल लेता है। सफलता उसके कदम चूमने लगती है। यह खबर फूलचंद के कानों में पड़ती है और वो बदले की भावना से रोष में आकर रात के अंधेरे में उसके कारखाने को आग में झोंक देता है। आधी रात संतोष की फोन की घंटी बजने पर वो खबर सुनकर हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाकर आ रहा था कि बीच रास्ते में उसकी बुरे तौर पर दुर्घटना होती है। कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल करते हैं। दोनों सास बहू कलेजे पर हाथ धरे अस्पताल में आती हैं। मैं संतोष जी की पत्नी हूँ। कहाँ है मेरे पति, कैसे हैं? देखिए, दुर्घटना में आपके पति के पैरों की जान चली गई है। ये बड़ा ही रेयर केस है। संतोष के पैरों की स्थिति बदलने की खातिर वो घर की तमाम जमा पूंजी झोंक देती है, मगर संतोष के पैरों की हालत टस से मस नहीं होती। संतोष जी के पैरों में हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। हमको कुछ करना होगा। क्यों ना हम खाने का ढाबा खोलें? हमारे पास एक वक्त का खाना खरीदने के खातिर भी एक फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे में हम ढाबा खोलने का कैसे सोच सकते हैं बहू? बरसात भी अपने। माँ जी, आपके दिए पुश्तैनी कंगन किस घड़ी काम आएंगे? इन्हें बेचकर हम माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर ढाबा खोलते हैं। मॉनसून का महीना अपनी चरम सीमा पर है। अकेले रहने वाले लोग ढाबे के खाने पर ही आश्रित होते हैं। वो हिम्मत बांधकर ढाबे की शुरुआत करती हैं। शुरुआती दिनों में उनके ढाबे पर इक्के दुक्के लोग खाना खाने आते थे। माँ जी, देखिए, हर दिन के साथ हमारे ढाबे पर खाना खाने वालों की तादाद भारी मात्रा में जुटती जा रही है। सब तेरी बुद्धि का फल है बहू। अरे जरा 4 तंदूरी रोटी और 2 सब्जी देना। खाने में कुछ क्षणों की देरी है,
आप बरसात में भीग चुके हैं। खाना तैयार होने तक इस दमदार कुल्हड़ की चाय की चुस्कियों का लुत्फ लीजिए। बरसात की मार से बचने के लिए सभी राहगीर उनके ढाबे पर आकर ठहर जाते हैं और खाने की खुशबू से इस कदर खींचे जाते हैं कि बिना खाए नहीं लौटते। इस तरह उनके ढाबे का बेहतरीन खाना बुलंदियां छूने लगता है। आज हमारा ढाबे की मशहूर उस वक्त की कठिन परिश्रम का फल ही तो है सासू माँ। तकरीबन कुछ दिनों के पश्चात मानसून का महीना एक बार फिर दस्तक देता है, जिसके चलते घनघोर बरसात शुरू होती है और ढाबे पर खड़ी सास बहू ग्राहकों के आने की राह तकते हुए कहती है, आधा दिन बीत चुका है मगर अब तक कोई भी जन खाने के लिए ढाबे पर नहीं आया। सासू माँ, हमारी बनारस में जो इस घड़ी बरसात से जो बाढ़ की अवस्था है, उसमें हर इंसान गरीबी बदहाली से जूझ रहा है। इसी के चलते कोई खाना खाने नहीं आ रहा। दोनों सास बहू काफी देर सोचने के बाद बोलती हैं, इतनी मेहनत के बाद हमने अपने ढाबे को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, क्यों ना हम ढाबे के खाने का नया फरमान जारी करें। बरसात के कहर को देखते हुए रुचिका ढाबे के खाने का आधा दाम करके नया चार्ट मोटे अक्षरों में लिखकर ढाबे के बाहर टांग देती है। एक बार फिर उनका ढाबा चल पड़ता है। अरे भाई, बरसात की मार ने तो हम गरीबों का बल तोड़ दिया है। ऐसे में इंसान क्या खाएगा, क्या बचाएगा। अरे अब तो सास बहू के ढाबे के खाने का दाम आधा हो चुका है और जब तक बरसात नहीं टलती ये दाम ऐसा ही रहेगा। सभी जन एक साथ बैठकर ढाबे के खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी एक भिखारन सास बहू के आगे हाथ फैलाती है। कुछ खाने को दे दे बाबा, बरसात के मारे हम भिखारियों को पूछने वाला कोई नहीं। सर्दी गर्मी में तो मंदिर के चौखट पर खाने को मिल जाता है, मगर बरसात के चलते ना कोई श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, ना हम कुछ खाते हैं। ये लो, पेट भर कर खाओ, फिक्र मत करो, तुम्हारे खातिर इस ढाबे का खाना एकदम मुफ्त है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उन्होंने इतना तो दिया है कि किसी गरीब का पेट भरने से हमारे ढाबे की घटती नहीं होगी। इस तरह सास बहू बरसात में अन्य ढाबे वालों की नाई खाने का दाम बढ़ने की जगह घटा देती हैं, जिसे खाने वालों की फौज उनके ढाबे पर न कभी कम होती है, न उनके ढाबे का फाटक बंद पड़ता है। साथ ही वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाकर इंसानियत और दयालु स्वभाव को भी कायम करती हैं। समझदार पत्नी गवार पति। चंदनपुर गांव में विशाल नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसको अपने घर का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके घर में उसकी एक जवान बहन शीला शादी के लायक थी और उसकी एक बूढ़ी माँ सुशीला बीमार पड़ी हुई थी। वो हर जगह भटकता, लेकिन पढ़ा लिखा न होने की वजह से उसको कहीं भी कोई भी काम नहीं देता था। वो जहाँ भी जाता सब उसे दुत्कार के भगा देते। ऐसे ही एक बार की बात है, वो अपनी माँ से बोलता है, अरे अम्मा, हम कल शहर जावत हैं, का पता हमका वहाँ कोनो काम मिल जाई। अरे बिटुआ, तू ओहा जाएगा तो तोहार ख्याल कौन रखी। अरे माँ, तू हमारी चिंता ना ही ले, अब हम बड़ा हुई गवा हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकत हैं। अरे हमार बिटुआ, बस तू अपना अच्छे से ख्याल रखना, बाकी हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तोहरे साथ रहेगा। अरे भैया, हम सुन रहे हैं कि तुम शहर जावत हो, तो एगो हमारी भी सुन लियो। जब तुम्हारा काम शहर में अच्छा चले तब हमारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लाई दियो। उसकी बात सुनकर वो तीनों हंसने लगे, जिसके बाद अगली सुबह विशाल शहर के लिए निकल जाता है और अगले 6 घंटे बाद विशाल मुंबई के शहर में आ जाता है। मुंबई काफी बड़ा शहर था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए कहाँ। वो स्टेशन पर इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी उसके सामने एक चोर एक लड़की का पर्स लेकर भाग रहा था और वो लड़की चिल्ला रही थी, चोर चोर, अरे कोई है, हेल्प मी, मदद करो, मेरा ये पर्स चोर लेकर भाग रहा है। उसकी ये बात सुनकर विशाल अपना सारा सामान वहीं छोड़ देता है, जिसके बाद वो उस चोर का पीछा करते करते आखिर उस चोर तक पहुंच ही जाता है और उस चोर को पकड़ के उसे खूब मारता है और उससे उसका पर्स लेकर उस लड़की को वापस कर देता है। ये देखकर वो लड़की बोलती है, अरे वाह, इतनी भीड़ में किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन तुम मेरे एक पर्स के लिए उस चोर के पीछे इतनी दूर तक भाग गए और उस चोर से मेरा पर्स छीन कर ले ही आए। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम कहाँ से आए हो? अरे मैम साहब, हम गांव के छोकरे हैं, हमारी फितरत में सबकी मदद करना ही लिखा है।
यदि कोई परेशानी में हो तो हम ओकी मदद करत हैं। वैसे मेम साहब, हमरा नाम विशाल है और हम यहाँ पर काम को खोजन आए हैं। वैसे विशाल, मेरा नाम अनामिका है और तुम काम को क्यों ढूंढ रहे हो? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, तुम वहीं पर मेरे घर का भी काम करना और वहीं रहना भी। अरे अनामिका मैम साहब, आपका बहुत ही धन्यवाद। इस बड़े से शहर में आपने हमें अपना घर में काम देकर हम पर बहुत ही एहसान किया है। अच्छा, अब इसको मेरा एहसान मत बनाओ। एहसान तो तुमने किया है मेरा पर्स बचाकर। खैर छोड़ो इन सब चीजों को, और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इतना कहकर अनामिका विशाल को अपने बड़े से घर में ले जाती है। उस बड़े घर में जाकर विशाल बोलता है, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर! ऐसा घर तो हम कभी सपने में भी नहीं देखे। ई घर में हम बहुत मेहनत करेंगे। ओका बाद हम अपनी बहन शीला के लिए भी अच्छा सा कपड़ा लेकर जाएंगे। वो इतने बड़े घर को देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी अनामिका के पिता वहाँ आते हैं और अनामिका से बोलते हैं, अरे अनामिका बेटा, ये कौन है और तुम इसे घर में क्यों लेकर आई हो? पिताजी, इसने मेरा पर्स चोरी होने से बचाया है और ये दिल से ही नहीं बल्कि नीयत से भी साफ है। इसके पास रहने के लिए घर नहीं है तो मैंने सोचा ये हमारे घर में नौकर का काम भी कर लेगा और इसको रहने की जगह भी मिल जाएगी। चल ठीक है बेटा, तूने किया है तो अच्छा ही किया होगा। इतना कहकर नरेश अपने ऑफिस चले जाता है, जिसके बाद अनामिका विशाल को अपने घर की हर एक चीज दिखाने लगती है। इस तरह अब अनामिका और नरेश अपने अपने काम पर जाया करते और घर को विशाल संभाला करता। इस तरह अब पूरे 5 साल गुजर जाते हैं और उसका ये स्वभाव देखकर अब अनामिका को विशाल से प्यार हो चुका था। उसको अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ विशाल ही दिखता। अपने साथ ये अजीबोगरीब हरकत देख वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है? मुझे हर जगह सिर्फ और सिर्फ विशाल ही क्यों दिख रहा है? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? खैर जो भी है, ये एहसास बहुत ही अच्छा है। वो खुद से ये बातें बोल ही रही थी कि तभी उसके पिता नरेश वहाँ आ जाते हैं और वो उससे उसकी खुशी देखकर बोलते हैं, अरे वाह, मेरी बेटी इतनी खुश कैसे है? आखिर मेरी बेटी की खुशी के पीछे राज क्या है? डैडी, आई एम इन लव। ओह माय गॉड, किससे? पापा, अपने ही विशाल से। वो बहुत ही अच्छा है। वो नीयत का बहुत ज्यादा साफ और दिल का नेक इंसान है। अगर हम मोमबत्ती लेकर भी इस जैसे लड़के को ढूंढे ना तो शायद हमें कहीं ना मिले। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पिताजी प्लीज, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे विशाल मांग रही हूँ। क्या आप मुझे मेरे पति के रूप में विशाल दे सकते हैं? लेकिन अनामिका, ये बहुत ही गरीब घर से है, ऊपर से गांव में रहता है। तुम इसके साथ नहीं रह सकती। मैं इस नौकर के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं करवा सकता। पर पिताजी, इंसान भले ही पैसों से गरीब है लेकिन वो दिल से तो अमीर है ना। प्लीज पिताजी। लेकिन अनामिका, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हारी शादी किसी नौकर से कैसे कर दूं? प्लीज पिताजी, प्लीज। अनामिका की जिद के आगे नरेश अब झुक जाता है, जिसके बाद नरेश अनामिका की शादी विशाल से करवा देता है। और जब वो दोनों शादी करके अपने घर में आते हैं तब नरेश बोलता है, अनामिका, शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल जाना पड़ता है। कोई भी लड़की अपने मायके में नहीं रहती। विशाल के पास कोई भी घर नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इसीलिए मैं अपने फार्म हाउस को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। अब से तुम विशाल को लेकर वहीं पर रहोगी। अनामिका अपने पिता की बात से सहमत हो जाती है और विशाल को लेकर उस फार्म हाउस में रहने लगती है। विशाल एक गांव का गंवार लड़का था। उसको ना तो फोन के बारे में नॉलेज थी और ना ही लैपटॉप के बारे में। उसको घर में बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं थी। अगर उसको कहीं भी कोई भी गंदगी दिखाई देती तो वो तुरंत उसको साफ कर देता। ऐसे ही एक बार की बात है, अनामिका अपने ऑफिस जाती है, लेकिन वो अपने ऑफिस का लैपटॉप लेकर जाना भूल जाती है। लैपटॉप के ऊपर धूल जमी हुई थी। ये देखकर विशाल बोलता है, हे भगवान, अनामिका जी भी अपने सामान को बिल्कुल भी साफ नहीं रखती। देखो तो इस लामटाम पर कितनी गंदगी जमी हुई है। मैं इस लामटाम को अच्छे से धो देता हूँ, जिसके बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। इतना कहकर विशाल अनामिका के लैपटॉप को धो देता है। शाम को जब अनामिका वापस आती है तब वो अपना लैपटॉप ढूंढने लगती है और अपने पति विशाल से बोलती है, विशाल, तुमने मेरा लैपटॉप देखा क्या? आज मैं यही भूल गई थी। क्या अनामिका जी, आप भी ना अपना एक सामान एक तो भूल जाती हैं, ऊपर से अपने सामान को बिल्कुल भी साफ नहीं रखती। मैंने आपके लामटाम को धो दिया है और वो धूप में सूख रहा है।
अभी तक उसमें से पानी नहीं गिरा, इसीलिए मैंने उसे धूप में से नहीं उतारा। उसकी ये बात सुनकर अनामिका को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, विशाल, ये मेरे ऑफिस का सामान है, उसे धोया नहीं जाता, उसे हल्के कपड़े से साफ किया जाता है, लेकिन तुमने तो उसे पूरा ही खराब कर दिया। मुझे माफ कर दो अनामिका जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। आगे से मैं आपकी हर एक चीज को आपसे पूछकर ही धोया करूंगा। अनामिका उसको माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो उसे रात के समय खुद ही पढ़ाने लगती है। इस तरह अब दिन गुजरने लगते हैं, जिसके बाद एक दिन विशाल अपनी पत्नी अनामिका से बोलता है, अनामिका जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अनामिका जी, मेरी माँ बीमार रहती है और मेरी बहन जवान है, दोनों अकेले गांव में रह रहे हैं। क्या हम उन्हें अपने साथ यहाँ रख सकते हैं? अरे मेरी मम्मी और मेरी ननद को गांव में क्यों रखा है फिर? यहाँ पर मैं उन्हें कल ही लेकर आऊंगी। इतना कहकर अनामिका अपनी सास और ननद को ले आती है और खुशी से अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगती है। अरे बहू, क्या कर रही है? अभी तक तेरी नींद नहीं खुली? अरे सुबह के 12 बज रहे हैं और कब तक सोती रहेगी? चल जल्दी से उठ जा, घर का सारा काम पड़ा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? माँ जी, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आराम कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। ओहो, महारानी को अभी आराम भी करना है। अगर मुझे 1 घंटे के अंदर घर का सारा काम नहीं मिला तो तू अपना सोच लियो, समझी तू? आराध्या संगीता की ये बात सुनकर रोने लगती है और बुखार में भी वो घर की सफाई करने के लिए उठ जाती है। तभी उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। काश कि आज मेरी शादी न हुई होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी में खुश रहती। आराध्या रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास सुमित्रा उसके पास आती है और कहती है, अरे बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम पकौड़े तलकर तेल से बाहर निकाले गए हो। माँ जी, 2 साल बाद अनुराग जी अमेरिका से वापस लौट रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। जब वो आएंगे तो इतना स्वादिष्ट खाना देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहू, तू बहुत प्यारी है। मेरे तो भाग्य खुल गए जब से तू मेरे घर में आई है। और देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मेरी सबसे पसंदीदा बनारसी साड़ी है। आज इसे ही पहनना, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो और मेरा बहुत ख्याल रखती हो। जा जा, अब इमोशनल ड्रामा मत कर, नहीं तो मुझे अत्याचारी सास बनना पड़ेगा। तभी घर का टेलीफोन बजने लगता है, जिसके बाद सुमित्रा फोन उठाने के लिए जाती है। जैसे ही सुमित्रा फोन उठाकर हेलो बोलती है, फोन के दूसरी तरफ से एक नर्स सुमित्रा से कहती है, क्या आप अनुराग जी के घर से बात कर रहे हो? दरअसल मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस फ्लाइट से अनुराग जी वापस इंडिया आ रहे थे, वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। कृपया डेड बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाइए। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जैसे ये सब आराध्या देखती है, वो अपनी सास सुमित्रा से कहती है, माँ जी, संभाले खुद को, आप रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, क्या परेशानी है? सुमित्रा आराध्या से कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सुमित्रा आराध्या को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में जैसे ही मुर्दाघर के अंदर सुमित्रा आराध्या को लेकर पहुंचती है, वहां अनुराग की डेड बॉडी एक वेंटिलेटर पर पड़ी होती है, जिसे देखते ही आराध्या पागलों की तरह रोने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि आप लौटकर वापस आओगे। अनुराग जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उठ जाइए। मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहू, संभालो खुद को, अनुराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये अभी उठेंगे और मुझसे बात करेंगे। मैं जानती हूँ ये मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मजाक ही है। आराध्या पागलों की तरह करने लगती है।
सुमित्रा उसे बहुत ज्यादा समझाती है, जिसके बाद सुमित्रा अनुराग का अंतिम संस्कार करवा देती है। लेकिन अनुराग के जाने के बाद आराध्या बिल्कुल टूट जाती है। अब वो एक जिंदा लाश की तरह जीने लगती है, जिसे किसी भी बात की खबर नहीं होती। ये सब देखकर सुमित्रा अपने पति दामोदर से कहती है, ऐसे ही चलता रहा तो बेचारी आराध्या मर जाएगी। हमें उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। मेरा एक दोस्त है सर्वेश, वो बहुत अमीर है और उसका बेटा इंडिया में ही अपना बिजनेस करता है। अगर हम अपनी बहू आराध्या की शादी उसके बेटे से करवा दें तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी और खुशहाल जीवन जीने लगेगी। सुमित्रा इस बात से सहमत होती है, जिसके बाद सुमित्रा आराध्या से इस बारे में बात करने के लिए जाती है। लेकिन आराध्या अपनी सास सुमित्रा से कहती है, माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? ऊपर वाले ने मुझसे मेरे अनुराग जी तो छीन लिए, अब आप मुझसे उनकी यादें भी छीनना चाहती हो? मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में अनुराग जी की बहुत सारी यादें हैं। बेटी, जो चला गया उसके पीछे अपना जीवन व्यर्थ मत कर। मैं तुझे बहू नहीं बेटी मानती हूँ, इसीलिए तेरे आगे का सोच रही हूँ। तू बहुत सुंदर है और इतनी भरी जवानी में अपनी सुंदरता को खराब मत कर। मेरी बात मान और शादी के लिए हाँ कर दे। सुमित्रा आराध्या को बहुत समझाती है, जिसके बाद आराध्या न चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद वो मोहित से आराध्या का रिश्ता कर देते हैं। मोहित बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत अमीर भी था, लेकिन वो आराध्या से उम्र में कुछ साल छोटा था। पर उसके माता पिता ने सुमित्रा और दामोदर से पूरे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी और बेचारों ने आराध्या को एक खुशहाल जीवन देने के लिए उनकी डिमांड को पूरा किया और शादी वाले दिन उन्होंने मोहित के माता पिता को 10 लाख रुपए दे दिए। वहीं फेरे लेते समय आराध्या अनुराग को याद करते हुए रोने लगती है। कुछ ही देर बाद शादी संपन्न हो जाती है, जिसके बाद सुमित्रा संगीता से कहती है, संगीता जी, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी के समान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे अच्छे से समझोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर आराध्या मेरी भी बेटी ही है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, आराध्या को कभी भी आप लोगों की याद नहीं आएगी। ये कहकर संगीता आराध्या को ले जाती है। कुछ दिनों तक आराध्या थोड़ी खुश रहती है, लेकिन धीरे धीरे संगीता अपने रंग ढंग दिखाने लगती है और छोटी मोटी बातों पर आराध्या को जलील करने लगती है। कान खोल कर सुन ले बहू, आज रात हमारे घर पर फंक्शन है। मेहमानों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और सुन, क्या ये कॉटन की साड़ी पहनती रहती है? थोड़ी अच्छी और महंगी साड़ी पहन, ताकि उन्हें लगे कि तू हमारे खानदान की बहू है। लेकिन माँ जी, ये तो नई साड़ी है, आज सुबह ही मैंने निकाली है। बस बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो कहा है उसे कर। ये कहकर संगीता वहां से चली जाती है और जैसे जैसे रात होती है घर पर मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। आराध्या उस घर की बहू तो थी, लेकिन किसी नौकरानी से कम नहीं थी और इसी वजह से पूरी पार्टी में वो मेहमानों को खाना सर्व कर रही थी। लेकिन अचानक ही उसका पैर फिसल गया और सारा खाना एक किशन नाम के लड़के के ऊपर गिर गया। अरे, ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। कोई खूबसूरत लड़की ऐसा जानबूझकर भी नहीं कर सकती। माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। किशन आराध्या की आंखों में देखता ही रह जाता है और उसे आराध्या से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। आराध्या भी किशन की बातों को सुनकर उसे देखती रह जाती है कि तभी वहां संगीता आती है और उन दोनों को देख लेती है। जैसे फंक्शन खत्म होता है, संगीता आराध्या से पूछती है, कितनी बड़ी बच्चलन है तू। पार्टी में लड़का मिला नहीं और उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी। माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हो? संगीता मोहित को भी भड़का देती है, जिसके बाद मोहित भी गुस्से से संगीता को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वो वहीं नीचे गिर जाती है। उसी समय किशन सुमित्रा और दामोदर के साथ उनके घर पहुंच जाता है। जब सुमित्रा और दामोदर आराध्या की हालत देखते हैं तो वो बहुत अचंभित रह जाते हैं। जिसके बाद आराध्या उन्हें अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसको सुनकर किशन और दामोदर तुरंत पुलिस कॉल करते हैं और सुमित्रा के पूरे परिवार को जेल में बंद करवा देते हैं।
अब किशन आराध्या को बहुत सपोर्ट करता है, जिसके बाद आराध्या भी किशन को पसंद करने लगती है और कुछ ही समय में वो दोनों एक दूसरे से शादी करके खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। वहीं सुमित्रा और दामोदर आराध्या को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं।